हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। और आज का जो सेशन होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं मगध साम्राज्य के बारे में। हमने इससे पहले वीडियो में जो है मगध के उदय के बारे में देखा था, जहां की हमने हर्यक वंश की चर्चा की थी, हमने शिशुनाग वंश की भी चर्चा की थी और उसके आगे जो है नंद वंश की चर्चा की थी बच्चों। ठीक है, तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था बच्चों, घनानंद, आप जानते हैं कि वो क्या था कि सिकंदर के काल का हुआ था करता वो। और जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इसलिए केवल मना कर दी क्योंकि उस समय घनानंद के पास बहुत बड़ी संख्या में सेना थी बच्चों। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाथियों की संख्या थी, कह सकते हैं पैदल सेना भी 25-30 लाख के आसपास थी। और इतनी बड़ी सेना के आगे सिकंदर के जो सेना थे वो भी क्या हो चुके थे बच्चों, डर करके वो ब्यास नदी को पार ही ना कर सके और सिकंदर को इसी वजह से जो है वापस लौटना भी पड़ा। तो इन चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि घनानंद ने किस प्रकार से चाणक्य को, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि घनानंद ने किस तरह चाणक्य को अपमानित करके महल से भगाया था बच्चों। और वहां पे चाणक्य ने क्या किया था कि पूरा एक शपथ ले लिया था कि मैं आपका जो है साम्राज्य खत्म कर दूंगा, आपको जो है इस गद्दी के लायक नहीं छोड़ूंगा। और आखिर वो ऐसा करते भी हैं। वो एक ऐसे बच्चे को उठाते हैं जिसके अंदर उन्होंने प्रतिभा देखा और उस बच्चे को जो है तक्षशिला विद्यालय के अंदर जो है सैन्य शिक्षा दिया गया और जो है वो बच्चा आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया बच्चों। ठीक है, तो आज की जो कहानी होगी वो पूरा का पूरा जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हम स्टार्ट करके बिंबिसार तक पहुंचेंगे और अगले वीडियो में जो है हम लोग अशोक को पढ़ेंगे बच्चों। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे इस आज के सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, वो सारे फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, एक एक करके उन सारे फैक्ट को मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो घनानंद से जब इनका युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो बहुत ही कूटनीतिक तरीके से घनानंद को ये हराते हैं और हराने के बाद जो है ये अपने वंश की स्थापना करते हैं, क्योंकि नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो थोड़ा इनके जो है जन्म के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म था बच्चों वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बात को क्योंकि मैं लिखना जरूरी इसलिए हो गया बच्चों, कई बार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पूछ लिया है वनडे एग्जाम के वगैरह के अंदर बच्चों। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म था वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और जब आगे बात करेंगे कि जैसे ही जैसे इनको क्या हुआ कि चाणक्य के द्वारा शिक्षा दिया गया, इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से गुरु के ऊपर छोड़ दिया। और जैसा कि आप जानते हैं गुरुओं का इतिहास जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे कि आप द्रोणाचार्य को देख लीजिए, आप बहुत बड़े बड़े जो गुरुओं को देखेंगे बच्चों, अगर शिष्यों ने उनकी बातें मानी है तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने उन शिष्यों के ऊपर जो है अपना कृपा जरूर बैठाया। ठीक है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना। घनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा। अब बात किया जाए, मैंने अभी आपको बताया कि इनकी जो सैन्य शिक्षा है वो तक्षशिला से हुई थी। अब आप याद रखिएगा तक्षशिला से खुद शिक्षा ग्रहण करने वाले चाणक्य भी है। और जो जीवक वैद हर्यक वंश का था, जो कि बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा के लिए हर्यक वंश के जो बिंबिसार थे बच्चों, बिंबिसार बुद्ध की सेवा के लिए जीवक वैद को भेजा था। वो एक बहुत बड़े वैद थे बच्चों और वो भी जो है तक्षशिला से ही विद्या प्राप्त किए थे बच्चों। तो याद रखेंगे, तो वहां से ही क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी सैन्य शिक्षा जो है ग्रहण करते हैं। आगे देखेंगे तो अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की पुस्तक है। याद रखिए कई बार पूछा है कि 15 खंडों में ये क्या है बच्चों बांटी गई है इस पूरे किताब को। और याद रखिएगा इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो सीधे आप बता देंगे आचार्य चाणक्य हैं। कभी कभी कौटिल्य भी इनका नाम है। ठीक है, तो आप कौटिल्य भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आचार्य चाणक्य कह सकते हैं या कौटिल्य। इन्हीं की पुस्तक क्या है आपका अर्थशास्त्र है। और एक क्वेश्चन बेटा यहीं से बनता है कि अर्थशास्त्र जो है किस प्रकार की पुस्तक है, तो आप बताइएगा कि राजनीति पर आधारित पुस्तक है बच्चों। ठीक है ना, और ये मौर्य वंश के राजनीतिक, न्यायिक और कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था को बताने का कार्य करती थी। और कहीं ना कहीं इस पुस्तक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिस्सा राजनीति से संबंधित है बच्चों। ठीक है,
तो याद रखिएगा इन चीज़ों को कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक व्यवस्था से मत कहिएगा, गलत हो जाएगा, वहाँ पे आपको राजनीति से संबंधित है ये, ठीक है। अब आगे चढ़ेंगे कि चूंकि चंद्रगुप्त का जो नाम है हमें वो कैसे पता चला कि एक चंद्रगुप्त मौर्य भी हुआ करते थे, तो हमें जूनागढ़ का एक अभिलेख मिलता है बच्चों, ठीक है। जूनागढ़ के अभिलेख में मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम वहाँ पे अंकित था, और इस वजह से हमने जाना कि इन चंद्रगुप्त का जो नाम है वो चंद्रगुप्त जो है वो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। इस चीज़ को भी हम जान लेते हैं बच्चों। अब जब आगे चलेंगे तो जस्टिन एक खोजकर्ता था, जस्टिन एक लेखक था बच्चों, उसने कहा ना कि जो सेंड्रोकोटस एक शब्द यूज किया गया था बच्चों, सेंड्रोकोटस, ठीक है ना, सेंड्रोकोट्स जो है एक शब्द यूज किया गया था। तो जस्टिन ने कहा ना कि सेंड्रोकोट्स जो है वो और किसी को नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बच्चों, ठीक है, कि सेंड्रोकोट्स जो है किस शासक को कहा जाता है, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, ठीक है ना। इस वाले लाइन को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं, और जितना मैं आज बता रहा हूँ यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या फिर यहाँ पे बिंदुसार के बारे में, इससे अधिक कुछ नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे यहाँ पे एक चर्चित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, मुद्रा राक्षस, ठीक है बच्चों। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है बच्चों, और इसके जो रचयिता हैं वो विशाख दत्त हैं बच्चों, ठीक है। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता हैं वो विशाख दत्त हैं। इस बात को आप थोड़ा सा लिख के रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो आपको सीधे बताना है विशाख दत्त हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे जो है कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म का, मैं जब आपको जैन धर्म पढ़ा रहा था तो भी मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। उदाइन जब मैंने आपको पढ़ाया तो उदाइन भी क्या था बच्चों, जैन धर्म का ही अनुयायी था, याद रखिएगा। कल मैंने आपको उदाइन के बारे में भी पढ़ाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो जैन धर्म बच्चों, ठीक है ना। आगे चलेंगे तो एक बहुत ही चर्चित युद्ध होता है चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर। अब आप याद रखिएगा ये सेल्यूकस निकेटर कौन है, सिकंदर का सेनापति है बच्चों, ठीक है ना। सिकंदर का सेनापति था और इनके और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है, ये आपका 305 ईसा पूर्व में। तो याद रखना है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच जो युद्ध होता है बच्चों वो 305 ईसा पूर्व में होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दौड़ा दौड़ा के मारा बच्चों, ठीक है ना, दौड़ा दौड़ा करके मारा, डंडे से मारा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे जो है ना, अब सेल्यूकस निकेटर जब हार जाता है अब जो है ये संधि करने का प्रयास करता है और कहता है कि देखिए संधि करने से मतलब ये है, ये जीत तो भले गया था बच्चों लेकिन हरा रहा है कैसे, इनको जरा देखिएगा। इसने क्या किया कि अपनी लड़की की शादी कर ली, कार्नेलिया, ठीक है बच्चों। अपनी जो लड़की थी बच्चों, सेल्यूकस निकेटर की एक लड़की थी कार्नेलिया, इस कार्नेलिया से जो है शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर दी और युद्ध के संधि के शर्तों के अनुसार बच्चों 4 प्रांत उसने दे दिए थे, ठीक है ना। 4 प्रांत जो है सेल्यूकस निकेटर देता है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। वो प्रांत कौन कौन से हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, याद रखिएगा, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये जो है 4 प्रांत युद्ध के शर्तों के, युद्ध की संधि के शर्तों के आधार पर दिए गए थे। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब चूंकि ये जैन धर्म के अनुयायी थे तो जाहिर सी बात है जैन धर्म की कहीं ना कहीं शिक्षा लिए होंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो जैन धर्म की जो शिक्षा थी वो भद्रबाहु से लिए, और मैंने बताया था कि जब जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा था तो एक संप्रदाय जो कि श्वेतांबर कहा जाता था उसके अनुयायी जो थे वो स्थूलभद्र थे बच्चों, ठीक है ना। और उसी में एक दिगंबर था, दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी कौन थे, भद्रबाहु थे बच्चों। और इसी भद्रबाहु से क्या करते हैं, जैन धर्म की शिक्षा लेने का कार्य करते हैं ये, ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। अब जब हम आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे आप मेगास्थनीज की पुस्तक बच्चों, ठीक है ना। मेगास्थनीज, आप यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, जो मेगास्थनीज की पुस्तक है वो इंडिका है, लेकिन बहुत बार पूछता है ये मेगास्थनीज जो है कौन। बच्चों ये मेगास्थनीज और कोई नहीं है बल्कि सेल्यूकस निकेटर का भेजा हुआ राजदूत है, जो कि आता है बेटा कहाँ पे, किसके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा वो शासक था, कौन सा शासक था जिसने क्या किया, अपना राजदूत भेजा, ठीक है ना। तो वो शासक बेटा कौन है, सेल्यूकस निकेटर। जिस राजदूत को भेजा गया वो राजदूत कौन है, मेगास्थनीज है। इस बात पे भी जरा आप गौर करिएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग
कि इसकी पुस्तक इंडिका थी और इंडिका में क्या लिखा गया था, पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा गया था कि जो मौर्य साम्राज्य था काफ़ी बड़ा मौर्य साम्राज्य था बच्चों। और यहाँ पे जो राजा थे उनको अगर घुमाया जाता था तो कहीं ना कहीं उनके सोने की पालकी में लेकर के घुमाया जाता था। दूसरी चीज़ में बताई गई कि आसपास जो है छोटे छोटे पेड़ रहते थे, उस पर रंग बिरंगे तोते बैठाए जाते थे, जो कि जो तोते थे राजा के चारों तरफ घुमा करते थे। फिर आगे कहा गया कि इसमें इनकी रक्षा में जो है महिला सुरक्षा कर्मी इनके आसपास रहती थी, ठीक है ना, महिला सुरक्षा कर्मी, देखिए कितना भयानक। ठीक है, अब आगे चलेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर का जो बेटा युद्ध होता है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें उसकी जानकारी एम्पियानस से मिलती है बेटा, ठीक है ना। एप्पियानस जो है, एप्पियानस से हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर की युद्ध की जानकारी मिलती है, जो कि 305 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो है बेटा वो उनकी मृत्यु हो जाती है 298 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला के अंदर, ये भी याद रखेंगे आप, श्रवण बेलगोला के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। और ये पड़ता कहाँ पे बच्चा, ये कर्नाटक के अंदर उपस्थित है श्रवण बेलगोला। अब याद रखेंगे गोमतेश्वर की मूर्ति, जैन धर्म से संबंधित गोमतेश्वर की जो मूर्ति है बच्चों वो भी कहाँ पे है, यहीं पे है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ जाने के बाद चंद्रगुप्त ने सल्लेखना पद्धति से अपने प्राण को त्यागा। सल्लेखना पद्धति का मतलब बच्चों ये होता है कि जैन धर्म में ये पद्धति जो है समाधि के लिए बनाई गई है कि जब जो है आपको लगे कि अब हमको इस जीवन से हमने सारा काम कर लिया है और आपको समाधि लेना है, आपको इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है, तो आप जो है संलेखना पद्धति मतलब बिना अन्न जल के जो है एक एकांत जगह पे जाके बैठ जाएंगे। जाहिर सी बात है कुछ देर में आपका प्राण निकल जाएगा जब खाने पीने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो संलेखना पद्धति से ही समाधि लेते थे जैन धर्म वाले, तो ये भी जैन धर्म के थे। और कर्नाटक में जो गुम्तेश्वर की मूर्ति है वहां पर इन्होंने जा करके क्या किया था बच्चों, संलेखना पद्धति से अपने प्राण को त्याग दिया था। अब देखेंगे बिंबिसार। देखो बेटा बिंबिसार का बहुत बड़ा इतिहास में रोल नहीं है, ये केवल इसलिए जाना जाता है क्योंकि एक महान पिता का पुत्र था और महान पुत्र का पिता था। अशोक के पिता भी यही हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र यही है बच्चों, ठीक है ना। इस वजह से इनको जाना जाता है और इतिहास में इनको लाया जाता है, क्यों, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए। कन्फ्यूजन क्यों पैदा करने के लिए, क्योंकि हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, हर्यक वंश का जो शासक बिंबिसार था बच्चों, वो बिंबिसार और ये बिंदुसार। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पे फंसाने के लिए पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछा जाता है, बस वही काम ये करते हैं, ठीक है। तो इनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंबिसार जो हैं 298 ईसा पूर्व में आते हैं बच्चों, और मगध की गद्दी पे इन्होंने अपना कब्जा जमाया, ठीक है। अब आगे बात करें कि इन्हें एक और नाम से जाना जाता था, अमित्रघात बच्चों, ठीक है। अमित्रघात के नाम से भी जाता था, जिसे शत्रु विनाशक कहते हैं। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। अब यहाँ से अगर आपसे पूछेगा कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था, तो आप कहेंगे आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो मखलिपुत्र गोशाल ने की थी बेटा, ठीक है ना। यानी इस आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना की थी मखलिपुत्र गोशाल ने की थी। इस बात को भी हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है। अब यहीं पे बिंदुसार जो है बेटा, बिंदुसार और बिंबिसार, अगर पूछ लेगा बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, अगर आपको ये याद है तो ये मारेंगे, ठीक है ना, आजीवक संप्रदाय। क्योंकि उसने पूछा बिंबिसार, आपने मारा बिंदुसार, गलत हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हो जाता है बीच में, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि वायु पुराण में बिंदुसार को जो है बच्चों भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण के अंदर जो है इसे भद्रसार कहा गया है। आगे देखेंगे कि इसी के काल में तक्षशिला में एक व्यापक विद्रोह हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को पहले भेजता है, पहले सुसीम को भेजता है। जब सुसीम से काम नहीं चलता है तो फिर ये अपने पुत्र अशोक को भेजता है बच्चों, ठीक है ना। फिर अपने पुत्र जो है अशोक को बाद में भेजता है, और अशोक के जाने के बाद वो जो विद्रोह था वो क्या होता है कि खत्म होकर दिया जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलिपुत्र गोशाल ने किया था। तो आज जो है मैंने यहाँ पे दो मतलब मौर्य वंश के दो राजाओं पे मैंने आज चर्चा की है बच्चों। और
कल का जो वीडियो होगा, जो अगला वीडियो होगा बच्चों, वो केवल अशोक पे आधारित होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होता है अशोक से काफ़ी भर के पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैंने अशोक को आज नहीं बताया, बल्कि अब कल के सेशन में हम क्या करेंगे, अशोक का चैप्टर यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।